नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। अभी हम देखो भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं। भारत का भूगोल में आज तीसरे दिन की क्लास है। थर्ड डे का टॉपिक क्या करने वाले हैं? भारत का भौगोलिक स्वरूप। भारत का भौगोलिक स्वरूप यानी कि भारत को किस प्रकार से हम अलग अलग भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। जैसे अगर जो बात करें उत्तर का पर्वतीय मैदान, इधर आप उत्तर में आओगे बहुत सारे पर्वत श्रेणियां आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद आपको खाली विशाल मैदान देखने को मिल जाता है, प्रायद्वीपीय पठार देखने को मिल जाता है। ठीक, पर्वत ऊंचे होते हैं, पठार जो होते हैं पर्वत पठारों की शेप कुछ इस प्रकार से होती है। ठीक, उसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक, उसके बाद समुद्र तटीय मैदान। ये हम 5 भागों में बांट के भारत के भौगोलिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। इसी के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं अगर जब कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखूं, क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको शुरू से अंत तक देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, भाई विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? वर्तमान भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? महानदी जो होती है किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? अगर जो आपसे यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपसे पूछेगा किस राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे लंबी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके यहां से बनते हैं भारत के भौगोलिक स्वरूप से। अब आपको पता चल गया होगा कि चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है। एकदम अच्छे से देखना, खाली दिमाग से देखना, पहले समझना समझना उसके बाद आप पढ़ना जो भी चीजें हैं। उसके बाद अगर जो आप नोट्स बना रहे हो तो फिर पहले एक बार वीडियो को देख लो अच्छी तरीके से, उसके बाद नोट्स बना रहे हो तो फिर से एक बार वीडियो को देखना, तब नोट्स बनाना। जो भी चीजें मैंने मैप के थ्रू बनाई है उसी प्रकार से आप बना लेना। ठीक, चलिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। इतना प्यार और इतना सपोर्ट आप लोग दे रहे हो तो थोड़ा सा और दिखाओ और शेयर कर दिया करो। ठीक, चलिए। तो हम बात करें भारत के भौगोलिक स्वरूप से आपका पहला क्वेश्चन आ सकता है कि भौतिक रचना तथा स्वरूप के आधार पर भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो हम 5 भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। कौन कौन से वो 5 भाग हैं तो आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे। आपका पहला है उत्तर पर्वतीय मैदान, उत्तर पर्वतीय मैदान। दूसरा है विशाल मैदान। तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है मरुस्थलीय प्रदेश। पांचवा है समुद्र तटीय मैदान। इन 5 भागों में बांटकर हम भौतिक रचना व स्वरूप के बारे में, भारत के बारे में अध्ययन यानी कि स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ थे उत्तर का पर्वतीय मैदान के बारे में बात करते हैं। तो अगर जो आपको भारत का मैप क्या साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या सही से दिखाई दे रहा है? मुझे तो इतना ही आता था, मैंने इतना ही बनाया। ठीक, मुझे इतना आता था, मैंने इतना बना दिया। ठीक, सबसे पहले ये भारत का मैप है। इनको जो पर्वत श्रेणी की अगर जो हम बात करें, जो पर्वत श्रेणी की बात करें, ये 4 पर्वत श्रेणियां इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है। 4 पर्वत श्रेणियां आपको पहला दिखाई दे रहा होगा, ये पहला पर्वत श्रेणी दिखाई दे रहा होगा। ये दूसरा पर्वत श्रेणी दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये तीसरा पर्वत श्रेणी आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक, ये चौथा पर्वत श्रेणी दिखाई दे रहा है। क्या इनके कोई नाम है? हाँ, इनके नाम है। तो पहला पर्वत श्रेणी जो है उसको ट्रांस हिमालय क्षेत्र बोलते हैं। दूसरा पर्वत श्रेणी वृहद हिमालय या हिमाद्री बोलते हैं। तीसरा पर्वत श्रेणी है इसे हिमाचल श्रेणी बोलते हैं। ठीक, अथवा लघु हिमालय। और चौथा पर्वत श्रेणी है इसको शिवालिक या बाह्य हिमालय बोलते हैं। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से मैंने मैप बनाया इसी प्रकार से मैप बना के पढ़ना समझना। जियोग्राफी मैप पे ही बेस्ड है। पूरी जियोग्राफी आप चाहो तो मैप से भी पढ़ सकते हो। ठीक, तो पहला जो पर्वत श्रेणी है ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र आपका इधर भी आया है, इधर। अगर जो मैं भारत के मैप की बात करूं, ऊपर वाला जो मुकुट है कुछ इस प्रकार से है। ठीक, और अगर जो मैं कुछ इस प्रकार से मैप आपने देखते हो, यहां पर अगर जो ये वाला पार्ट की बात करें तो ये अभी क्या है? पीओके यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। और इधर थोड़ा सा पार्ट है जो पाकिस्तान के पास था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको गिफ्ट कर दिया चाइना को। तो ये चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर है, ये चाइना के कब्जे वाला कश्मीर है। ठीक, खैर इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं पीओके। पीओके मैंने क्यों बताया? क्योंकि ये जो ट्रांस हिमालय क्षेत्र है ये आपका पीओके तक फैला हुआ है, यहाँ पे पीओके तक। और यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी पड़ती है केटू। केटू केटू आपने सुना होगा, पूरा नाम बोलते हैं गाडविन ऑस्टिन केटू, जिसकी ऊंचाई की बात करें 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो क्या लगाओगे? गाडविन ऑस्टिन केटू। तो ये पहला क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण बना। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 है। ये कहां स्थित है? आपका पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। ठीक, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी 8611 है। अब आप यहां आओगे, अगर जो मैं मैप के थ्रू आपको बताने की कोशिश करूं, आप ठीक है यहां पे आओगे, आपको पड़ेगा सिक्किम। कहां पे? सिक्किम। आपका एक राज्य यहां पे पड़ेगा सिक्किम। ठीक है, यहां पे आपका पड़ेगा सिक्किम।
सिक्किम क्यों बताया भाई? सिक्किम में एक और पर्वत श्रेणी पड़ती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम में आपका सुना होगा कंचनजंगा, कंचनजंगा यहाँ पे पड़ती है, कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक, कंचनजंगा, ठीक। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है भाई? कंचनजंगा की ऊंचाई 8586 मीटर है, 8586 मीटर है। अभी हम भारत की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं बात कर रहे हैं। तो कंचनजंगा ध्यान रखना विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की बात करें, अगर जो आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से आए कि वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो भारत में है नहीं अभी, लेकिन वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कंचनजंगा हो जाएगी। वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका जो क्या पीओके में स्थित है, K2 या गाडविन ऑस्टिन K2, ठीक। तो याद रखोगे ना, कंचनजंगा आपका कहां पड़ता है? सिक्किम में 8586 मीटर है, और इसका जो K2 है 8611 मीटर है। अब सबसे ऊंची चोटी की भी बात करें, हम इसको मिटा रहे हैं, थोड़ा सा जगह थोड़ा सा कम है, मैं आपको समझा रहा हूं, बाकी अभी हम नोट्स से भी आपको चीजों को बता देंगे। हम किसकी बात कर रहे थे? हम ट्रांस हिमालय क्षेत्र की बात कर रहे थे, हम इसकी बात कर रहे थे। हमने यहां आपको बताया कि K2 स्थित है, K2 गाडविन ऑस्टिन K2 जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, यह ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है, 8611 मीटर ऊंचाई है। इस श्रेणी में और कौन कौन से पर्वत स्थित है? तो आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणियां ट्रांस हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखना कि काराकोरम पर्वत श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। लद्दाख, जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र में। गाडविन ऑस्टिन K2 8611 मीटर जिसकी ऊंचाई है, भारत की सबसे ऊंची चोटी, किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? तो ये ट्रांस हिमालय क्षेत्र में, ये पहली पर्वत श्रेणी में, ठीक है। तो पहला समझ में आ गया। हम दूसरे पे आते हैं। दूसरी जो आपकी पर्वत श्रेणी है, इसका नाम क्या है? दूसरी पर्वत श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका नाम है वृहद हिमालय या हिमाद्री, वृहद हिमालय हिमाद्री। आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हिमालय। हिमालय आपका किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? किस श्रेणी में स्थित है? तो वृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी में स्थित है, ठीक। हिमालय की बात करें, कहा जाता है पहले यहाँ पे टिथिस नामक समुद्र था, वर्तमान में अभी हिमालय पर्वत है, ठीक। और हिमालय पर्वत की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी सबसे छोटी चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। हर एक पर्वत श्रेणी की एक सबसे ऊंची चोटी होती है, उसका अलग नाम होता है। जैसे अरावली पर्वत श्रेणी जो आपका राजस्थान में पड़ता है, उसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर जो माउंट आबू पे स्थित है। तो इसी प्रकार से हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर या 8848 मीटर देखने को मिलती है। दोनों याद रखना, 8848 8850 के बीच में आपको देखने को मिलती है हिमालय, ठीक। अब बात करें हम वृहद हिमालय हिमाद्री, हम पढ़ रहे थे, क्या इस पे सिर्फ हिमालय ही स्थित है? हिमालय तो स्थित है, हिमालय तो स्थित है, इस पर कंचनजंगा जो सिक्किम में पड़ता है, भारत वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी है, नंगा पर्वत, नंदा देवी उत्तराखंड आदि महत्वपूर्ण जो शिखर है, ये आपकी कहां पे है? किस हिमालय, किस श्रेणी पर है? वृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी पर स्थित है, ठीक। वृहद हिमालय या हिमाद्री श्रेणी पर स्थित है, ठीक है। चलिए अब हम तीसरे की बात करें। तीसरा हमारा जो श्रेणी है पर्वत श्रेणी, ये हिमाचल श्रेणी अथवा लघु या मध्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक। इस पे बात करें कौन कौन से? प्री पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा एवं महाभारत श्रेणी आपका किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? हिमाचल पर्वत श्रेणी अथवा लघु या मध्य हिमालय पर। कौन कौन से? पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिबा, महाभारत। आप शिमला, मनाली, कुल्लू, मसूरी, दार्जिलिंग यहाँ पे घूमने जाते हो तो यहाँ पर जो भी पर्वत श्रेणी आपको देखने को मिलती है, ये हिमाचल श्रेणी अथवा लघु या मध्य हिमालय का ही भाग है, ठीक है। तो हिमाचल में आपका जो भी पर्वत श्रेणी है, शिमला, मनाली, कुल्लू, ये आपका हिमाचल श्रेणी अथवा मध्य या लघु हिमालय का ही भाग है। ये पर्वतें आपको देखने को मिलती हैं। एक बेल्ट चलता है, ठीक है, एक बेल्ट चलता है, ऐसा नहीं पर्वत यहाँ है यहाँ है, एक पूरी श्रेणी पहाड़ों की चलती है ऐसे ऐसे। तो ये 4 श्रेणियों में बांट के अध्ययन करते हैं आप, ठीक। चौथा है आपका शिवालिक या बाह्य या लघु हिमालय, चौथा। यहां तक क्लियर है पूरा? मैं मिटाऊंगा इसको, मैं मिटाऊंगा इसको, ठीक, मैं मिटाऊंगा इसको, क्लियर है। तो एक चीज में इंपॉर्टेंट क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है? हिमालय के स्थान पर पहले क्या था? पहले टिथिस नामक उथला समुद्र था। पहली सबसे श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। काराकोरम श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। आपका जास्कर पर्वत श्रेणी किस हिमालय क्षेत्र में स्थित है? ट्रांस हिमालय क्षेत्र। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गाडविन ऑस्टिन K2। K2 की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। वर्तमान भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कहाँ स्थित है? सिक्किम में, 8586 मीटर। विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, याद रखिएगा। इसके अलावा आपसे पूछे कि हिमालय विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? एवरेस्ट। ये किस पर्वत श्रेणी का भाग है? हिमालय। ऊंचाई कितनी? 8850 या 8848 देखने को मिलता है। कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये किस पर्वत श्रेणी से आते हैं? ये वृहद हिमालय पर्वत श्रेणी पर आते हैं,
ठीक है। पीर पंजाल, धौराधर, मसूरी, नागटीबा, महाभारत श्रेणियां किस पर्वत श्रेणी पे आती हैं? हिमाचल श्रेणी अथवा लघु हिमालय पर आते हैं। यहां तक क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, ये आप बाद में लिख के समझ लेना। मिटा के साफ करूंगा तभी मैं यहां पे कुछ और चीजें आपको बता पाऊंगा, तभी मैं कुछ और चीजें आपको समझा पाऊंगा। ठीक, चलिए चलिए, क्लियर है। चलो, ये देखो बांग्लादेश है ना, यहाँ पे ऐसे पड़ता है, ये बांग्लादेश पड़ता है। यहाँ पे एक छोटा सा स्टेट पड़ता है, कल भी मैंने बताया था, त्रिपुरा। ये कौन सा स्टेट है? त्रिपुरा। त्रिपुरा ऐसा राज्य है, त्रिपुरा ऐसा राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। कौन सा ऐसा राज्य है भारत का जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो त्रिपुरा ऐसा भारत का राज्य है जो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। याद रखिएगा, तीनों तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा ऐसा पहला राज्य है। ठीक है, तो याद रखना, त्रिपुरा, त से त्रिपुरा, त से तीनों ओर से घिरा हुआ। किस देश से घिरा हुआ? बांग्लादेश से घिरा हुआ। ठीक, इसके बाद आपका यहां पे आता है मेघालय। मेघालय, मेघालय कहां आता है? यहां पे आता है मेघालय। मेघालय, मेघालय क्यों मैं बता रहा हूं? आपने सुना होगा गारो खासी जयंतिया। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कहां स्थित है? गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया ये आपका मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां स्थित है? मेघालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां कहां स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक, इसके बाद अगर जो आप भारत के मैप की बात करें, यहां पे एक पर्वत श्रेणी आपकी मिलती है। अभी आपके समझ में आ गया, ये पर्वत श्रेणी कौन सी है? ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। विंध्याचल। क्वेश्चन आता है यहां से, कौन सी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो आपको भारत को दो भागों में डिवाइड करती है, यानी कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत? तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी ऐसी पर्वत श्रेणी है जो भारत को दो भागों में डिवाइड करने का काम करती है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भारत को दो भागों में डिवाइड करने का काम करती है। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी मिल जाती है, पर्वत शिखर मिल जाती है। कौन सी? अरावली। एक पर्वत शिखर मिल जाती है अरावली। अरावली के माउंट आबू पर एक पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, जिसका नाम है गुरु शिखर। ये गुरु शिखर। गुरु शिखर किस पर्वत चोटी की सबसे ऊंची चोटी? क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? मैं देखना चाहूंगा क्या आप सबको जो मैं लिख रहा हूं, ठीक, हाँ दिखाई दे रहा। चलिए, तो क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी कर लेना। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अब यहां से एक चीज और याद रखना, यहां से दो नदियां निकलती हैं, एक माही तथा लूनी। इस अरावली पर्वत चोटी से दो नदियां निकलती है, माही तथा लूनी। माही तथा लूनी। लूनी, लूनी नदी से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये नदी निकलती है गुजरात में आती है, जहां पे कच्छ के रण में ये जाके समा जाती है, गायब हो जाती है। ठीक, याद रखोगे, याद रखोगे। छत्तीसगढ़ में आपका पड़ता मैकाले का पठार। यहां पे छत्तीसगढ़ में आपका पड़ता मैकाले का पठार। मैकाले का पठार, मैकाले का पठार में एक पर्वत चोटी है। मैकाले के पठार में पर्वत चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक आपने सुना होगा, अमरकंटक। अमरकंटक, यहां से अमरकंटक क्यों इंपॉर्टेंट है? यहां से तीन नदियां निकलती है। तीन नदियां कौन से? दक्षिण की तरफ निकलती है महानदी। अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है। नदियां जब हम पढ़ेंगे ना, तो एक बार हम फिर से इसको रिवीजन करेंगे। दक्षिण की तरफ महानदी, उत्तर की तरफ जाती है सोन नदी, जो आगे जाके गंगा में मिल जाती है। उसके बाद यहां पे बात करें, पश्चिम की तरफ एक और नदी निकलती है जिसको बोलते हैं नर्मदा। यानी कि बात करें यहां पे अमरकंटक से तीन नदियां निकलती है, दक्षिण की तरफ महानदी, उत्तर पश्चिम की तरफ नर्मदा, और उत्तर की तरफ सोन नदी, जो आगे जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलिए यहां तक क्लियर है। और ये वाले भारत के कौन से राज्य हैं? ये वाले ये समुद्र के किनारे है ना, तो इनको बोलेंगे तटीय राज्य। तटीय राज्य से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तटीय राज्यों में सबसे लंबी सीमा किसकी है जो तटीय है? तो आपका हो जाएगा गुजरात। गुजरात, गुजरात ये आपको टेढ़ा मेढ़ा दिखाई रहा है, सबसे लंबी है, लगभग 1633 किलोमीटर गुजरात। दूसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश आ जाता है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? राजस्थान में स्थित अरावली पर्वत चोटी, ये सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई चोटी है, मानी जाती है। ठीक, चलो इतना क्लियर है। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। मेघालय में गारो खासी जयंतियां पाई जाती हैं। झारखंड में एक और देख लो, हम आते हैं टॉपिक पे सीधा, ये सब मिटाते हैं हम, यहां से सब मिटाते हैं। झारखंड में अगर जो आप आओगे, झारखंड में पाया जाता है एक पठार, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? झारखंड में। ठीक, ये खनिज संपदा की दृष्टि से परिपूर्ण है, इसलिए क्वेश्चन आता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? तो कहोगे झारखंड में। एक और क्वेश्चन बनता है, भारत का रुर किसे कहते हैं? भारत का रुर,
भारत का रूर, तो छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये छोटा नागपुर का पठार छोटा नाम नहीं है, ये बहुत सारी खनिज संपदाएं यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सारी चीजें क्लियर है? हैं? सारी चीजें क्लियर है? चलो चलो चलिए आगे चले भाई, ये सब हो गया क्लियर, समझ गए? बस इतना बताना था। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, क्या क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, वन लाइनर मैं देख लेता हूँ। मालवा का पठार कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के सीमा पर। मालवा का पठार कहाँ है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा पर। यहीं पे मैंने बताया, यह ज्वालामुखी चट्टानों का बना है, इसमें चंबल एवं बेतवा नदी निकलती है। चंबल एवं बेतवा नदी निकलती है किससे? मालवा के पठार से। और मैकाल पठार से मैंने क्या बताया था, छत्तीसगढ़ में जो स्थित है, उससे 3 नदियां निकलती है अमरकंटक से। अमरकंटक से मैकाल के पठार पर अमरकंटक स्थित है, इसकी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं, एक नर्मदा, एक महानदी, एक सोन नदी। ठीक, और मालवा के पठार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में है, और ये ज्वालामुखी चट्टानों का बना है, और इससे चंबल और बेतवा नदी, चंबल और बेतवा नदी किससे निकलती है? तो आपका मालवा के पठार से। ठीक, अरावली पर्वत इंपॉर्टेंट है, कहाँ स्थित है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है, और यह सबसे पुरानी चट्टानों से बनी है। ठीक है, सबसे पुरानी चट्टानों पर बनी है, सबसे पुरानी चट्टानों से बनी हुई है। ठीक, एक क्वेश्चन आता है आपका कि भैया ब्रह्म कुमारी संगठन या संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गुरु शिखर पर ही स्थित है, अरावली पहाड़ी की गुरु शिखर चोटी पर स्थित है। ठीक, पर माउंट आबू पर, माउंट आबू पर। अरावली के पश्चिम की ओर माही और लूनी नदी कच्छ के रण में गई, यानी कि अरावली से मैंने बताया था 2 नदियां निकलती है, माही तथा लूनी। ये जो लूनी होती है, ये कच्छ के रण में जाके गायब हो जाती है गुजरात में, यानी कि कच्छ के रण में जाके समाप्त। ये नदी आ रही है, नदी आ रही है, यहाँ पे जाके खत्म हो गई। ठीक, चलिए। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा, ये भी मैंने बताया। चलिए आगे चले। संकोच नदी असम व अरुणाचल प्रदेश की सीमा बनाती है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। असम और अरुणाचल प्रदेश जो सीमा जो भी बनती है ना, वो नदियों को देख के बनती है कि भाई 2 देशों की सीमा, यहाँ से कोई नदी गुजर रही है तो भैया आप इधर हो, आप इधर हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होता, कोई बवाल नहीं होता। काली नदी नेपाल और भारत के बीच सीमा बनाने का काम करती है, इसके भी पहले आपने कुछ बवाल भी सुना होता काली नदी को लेकर। संकोच नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच की सीमा का निर्माण करती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगब दर्रे से प्रवेश करती है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में यांगब दर्रे से प्रवेश करती है। जुजिला दर्रा किस नदी पर है? सिंधु नदी पर। सिपकिला दर्रा सतलज नदी पर। जलेबला दर्रा तीस्ता नदी पर। इंपॉर्टेंट है तीनों, जितना दिया उतना पढ़ लो, बाकी एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बाकी नदियों के बारे में भी हम पढ़ेंगे, तो और सारी चीजें डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ से कौन सी नदी कैसे कैसे निकलती है। ठीक है, ये तो हम पहाड़ पर्वत के बारे में पढ़ रहे हैं। जुजिला दर्रा सिंधु नदी से निकलती है। सिपकिला दर्रा सतलज नदी पर। जलेबला दर्रा तीस्ता नदी पर बनती है। काराकोरम दर्रा के बारे में अगर जो हम पढ़ें, तो जम्मू कश्मीर के लद्दाख और भारत का सबसे ऊंचा 5624 मीटर है। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? श्रीनगर व गिलगित को जोड़ने का काम करती है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर और गिलगित को जोड़ने का काम करती है। सिपकिला दर्रे की बात करें, शिमला व तिब्बत को जोड़ने का काम। ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे आते हैं, इसलिए मैंने डायरेक्ट दे दिया भाई। सिपकिला दर्रा की बात करें, सिपकिला दर्रा शिमला व तिब्बत को जोड़ती है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर व गिलगित को जोड़ती है। ठीक है, 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट वाली तट कौन सी है आपका? अगर जो आप इधर आओगे, यहाँ पे आओगे, मैं आपको दिखा दूं इस मैप में। ठीक, मैप में मैं दिखा दूं, ये देखो, ये देखो, ये 3 अर्धचंद्राकार, यहाँ पे जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो है, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी, ये तमिलनाडु में पड़ता है। ये 3 अर्ध इस प्रकार से है, तो वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट किसका है? कन्याकुमारी का। कन्याकुमारी का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नहीं है, ऐसे ही है, मैं नहीं फोन कर रही, चलो ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करें हम, भारत में रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका। ठीक है, ये भारत है, ये भारत का, ये कन्याकुमारी है, और यहाँ पे आपको श्रीलंका है। ठीक, यहाँ पे आपका धनुषकोडी पड़ता है। रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तलमनार, ये राम सेतु जिसको बोलते हैं, आदम का पुल जिसे बोलते हैं, एडम्स ब्रिज, ये आदम का पुल है, इसी को राम सेतु की संज्ञा दी गई है। ठीक है, खैर जो भी है, ये देखो डूबी हुई प्रवाल द्वीप का एक रेखा है, इस प्रकार से रेखा हमको दिखाई देती है। ठीक है, जिसे एडम पुल कहा जाता है। तो भारत के रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी और श्रीलंका में तैल या मनार के बीच समुद्र में डूबी हुई प्रवाल द्वीप की एक रेखा है, जिसे आदम का पुल कहा जाता है।
ठीक, चलिए आगे चलें। मैकाल पठार कहाँ है? मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है। मैकाल पठार से मैंने बताया था, मैकाल पठार पे आपका अमरकंटक है, इसकी सर्वोच्च चोटी अमरकंटक है 1036 मीटर। यह पुरानी चट्टानों से बना एक ब्लॉक पर्वत है। कैसा ब्लॉक पर्वत है? इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा, उत्तर की ओर से सोन और दक्षिण की तरफ से महानदी निकलती है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करें हम विंध्याचल पठार। विंध्याचल पठार मैंने बताया था भारत को दो भागों में बांटने का काम करते, एक उत्तर भारत, एक दक्षिण भारत, ठीक है। विंध्याचल पठार की बात करें, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में है। यह परतदार चट्टानों से बना है। क्या? विंध्याचल का पठार। यही पर्वतमाला उत्तर भारत को दो भागों में, यानी कि उत्तर भारत, दक्षिण भारत को अलग करती है। छोटा नागपुर का पठार मैंने बताया कहाँ है? ये रांची का पठार संप्रदाय मैदान का उदाहरण है। भारत का क्या कहा जाता है? रूर कहा जाता है। भारत का रूर, कर नहीं, रूर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि खनिज भंडार के दृष्टि से यह संपन्न है। सतपुड़ा पहाड़ियां मध्य प्रदेश में है। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसकी ज्वालामुखी चट्टानों की बनी है। सबसे ऊंची चोटी, देखो कोई भी पहाड़ है उसकी सबसे ऊंची चोटी ज्यादा पूछा जाता है, कहाँ है पहाड़ी और सबसे ऊंची चोटी, और उससे कौन कौन सी नदियां निकलती है, ये तीन चीजें याद रखना। कोई भी पहाड़ है या पठार है उसकी सबसे ऊंची चोटी, पहाड़ या पठार कहाँ है, उससे कौन कौन सी नदियां निकलती है, ये तीन चीजें आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ये ज्वालामुखी चट्टानों की बनी है, ये ज्वालामुखी चट्टानों की बनी है, ठीक। चलिए, इसकी सबसे ऊंची धूपगढ़ी है। धूपगढ़ी, ये आप धूपड़ी नहीं है, ये धूपगढ़ी, धूपगढ़ी, ठीक, धूपगढ़ी, ठीक। चलिए, तो सतपुड़ा पहाड़ी मध्य प्रदेश में ज्वालामुखी चट्टानों की बनी है। सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ी है, जो महादेव पर्वत पर है। इसके पूर्वी हिस्से से ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी कहां से निकलती है? सतपुड़ा पहाड़ से निकलती है, ठीक। चलिए, सतपुड़ा पहाड़ के धूपगढ़ी चोटी से निकलती है। पश्चिमी घाट में उत्तर में गिर की पहाड़ियां भी मिलती हैं, गिर की पहाड़ियां भी मिलती हैं, जो एशियाई सिंह के लिए विख्यात है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह ज्वालामुखी के साल्ट का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री पहाड़ियां हैं और इसकी सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है। हम किसकी बात कर रहे हैं? दक्कन के पठार की, दक्कन के पठार की, ठीक है। यह महाराष्ट्र में है और यह काली मिट्टी का क्षेत्र है। इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री पहाड़ियां हैं और इसी सह्याद्री पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है, याद रखिएगा। यहां से कृष्णा नदी निकलती है और इसी पठार का पूर्वी भाग को विदर्भ कहते हैं। विदर्भ, विदर्भ एक रणजी टीम भी है जो मैच खेलती है। याद रखो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं आपको एकदम डिट्टो रट डालना है। क्या? दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। यह ज्वालामुखी साल्ट का बना है। दक्कन का पठार महाराष्ट्र में है, ज्वालामुखी साल्ट का बना है। यह काली मिट्टी का क्षेत्र है और इसके पश्चिमी हिस्से में सह्याद्री पहाड़ियां हैं। सह्याद्री पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कालसूबाई है और ये कृष्णा नदी कहां से निकलती है? कालसूबाई से, ठीक। चलिए आगे बात करें नीलगिरी। नीलगिरी इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक पर्वत। नीलगिरी एक प्रकार की तमिलनाडु में है, एक प्रकार की ब्लॉक पर्वत है, एक प्रकार की ब्लॉक पर्वत है। सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी की डोडा बेट्टा है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सॉरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा और दक्षिण भारत की दूसरी, सॉरी क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? नीलगिरी कहाँ है? तमिलनाडु पर। नीलगिरी तमिलनाडु पर एक प्रकार का ब्लॉक पर्वत है। एक क्वेश्चन आता है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेट्टा। ठीक है, तो ये सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की डोडा बेट्टा है, ठीक। आंध्र प्रदेश उड़ीसा के तटीय भागों पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियां है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटों पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, ये भी आप याद रखिएगा। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां हैं, याद रखोगे, ठीक। चलिए चले आगे। हम्म, कुछ छूट रहा है, मैं देख रहा हूँ कुछ छूट तो नहीं रहा भाई। ये जल्दी जल्दी में मुझसे बहुत सारी चीजें छूटनी नहीं चाहिए कुछ, ठीक। चलिए, नीलगिरी को याद रखिएगा, पहाड़ियों की रानी बोलते हैं। पहाड़ियों की रानी, पहाड़ियों की रानी, इसको नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी नाम से विख्यात है। नीलगिरी को पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात है, ठीक। चलिए, हाँ, एक क्वेश्चन आता है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल किसको बोलते हैं? तो पश्चिमी घाट पूर्वी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ियों को बोलते हैं। ये आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थल जो होता है नीलगिरी पर्वत को ही बोलते हैं, ठीक। चलिए आगे चले। हम्म, कार्डेमम की पहाड़ियां केरल में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। कार्डेमम की पहाड़ियां केरल में स्थित है, ठीक। और डोडा बेट्टा नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलें। भारत के पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह है। बंदरगाहों के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेते हैं।
ठीक, बंदरगाह के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक, चलो, ये आपका क्या है, ये आपका गुजरात है, ये आपको पता है, ये आपका मैप है। ठीक, तो ये आपका इधर वाले तट को कोंकण तट बोलते हैं, इधर वाले तट को कोरोमंडल तट, इधर आपको मालाबार तट। तो गुजरात और गोवा का तटीय क्षेत्र इसको कोंकण तट बोलते हैं। मंगलौर से कन्याकुमारी तट को मालाबार तट, और कृष्णा व कावेरी के बीच का तट, कावेरी नदी की बात हो रही है, इसको कोरोमंडल तट बोलते हैं। याद रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में आप लिख के नोट्स बना लेना, बाद में वीडियो देख के। ठीक, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। द्वीप समूह की बात करें, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप। ठीक, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह, एक लक्षद्वीप, याद रखिएगा। ठीक, अब बात करें हम, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेट्टा है, 2637 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी नंबर की ऊंची चोटी आपकी यही है, डोडा बेट्टा। ठीक, और अगर जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो आपका क्या है, देखो ऊंचाई से देख लो, अन्नामलाई। देखो दक्षिण भारत की दो क्वेश्चन यहाँ पे याद रखो, डायरेक्ट कुछ भी मत देखो, क्वेश्चन आएगा दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, ये लिख लो, सबसे ऊंची चोटी। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी आपकी कौन थी? डोडा बेटा थी। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपका अन्नामलाई पहाड़ी की अन्नामुडी। ठीक, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी अगर जो पूछे तो आपका हो जाएगा डोडा बेटा। डायरेक्ट याद करो कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पर्वत श्रेणी का अन्नामुडी है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। ठीक है, तो अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित पश्चिमी भारत की उत्तरी चोटी अन्नामुडी, ये 2696 मीटर है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, चलिए, ये था आपका क्लास आज का। सारे क्वेश्चंस जो भी थे आप इनको लिख लीजिएगा नोट्स बना के। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? भारत की नदियां। भारत की नदियों को हम मैप से देखेंगे, किस प्रकार से कौन सी नदियां कहाँ कहाँ से निकलती हैं, उसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, तो जल्दी से क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।